हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 नाभिक के छोटे छोटे क्वेश्चंस ख़त्म। और इस चैप्टर में से मेरे पास छोटे छोटे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें से जितने भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है हम उन सभी को कवर करेंगे, प्लस इसमें जितने न्यूमेरिकल्स आने की संभावना है वो सारे भी इस वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है, वीडियो को पॉज करें, आंसर लिखें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका करेक्ट है, कितना गलत है। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे एमसीक्यूज़ प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देखें। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 और इसको कर देंगे थोड़ी सी देर में ख़त्म। चलिए आइए, सवाल नंबर 1। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र से अल्फा कणों के प्रकीर्णन के द्वारा परमाणु में नाभिक के अस्तित्व को सिद्ध किया। तो नाभिक पर था, नाभिक पर कौन सा आवेश था आपको पता होना चाहिए, धन आवेश। ऋणावेश नहीं था, कोई सा नहीं था। नाभिक पर बेटा केवल कौन सा आवेश होता है, धनावेश। नाभिक के अंदर एक तो पाया जाता है न्यूट्रॉन, दूसरा पाया जाता है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है वो होता है धनावेशित और न्यूट्रॉन होता है आपका न्यूट्रल। तो अगला सवाल, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो होगा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। सवाल नंबर 2, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की तुलना में कितनी छोटी होती है। ध्यान सुनिएगा, नाभिक का जो आकार है बेटा वो है 10⁻⁻15 मीटर और परमाणु का जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 और 10⁻⁻15 इसको बोलते हैं बेटा फर्मी मीटर और इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में तो किसका होता है याद रखिएगा, परमाणु या फिर एटम का, और फर्मी मीटर में किसका होता है, नाभिक का। तो नाभिक की पूछ रहा है। आप देखें इसमें अंतर कितना आ रहा है, 10⁻5, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन 10⁻5 नहीं है। तो अपन कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे इसके अंदर, 10⁻4। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के नाभिक के मूल कण होते हैं, जस्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं नाभिक के मूल कण। तो नाभिक में क्या क्या पाया जाता है बताओ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की माध्य आयु कितनी होती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये वाला टॉपिक अभी हट चुका है लेकिन एबीसीडी में आ गया है, तो एक बार याद रख लें आप इसको, 1000 सेकेंड। कितनी होती है, लगभग 1000 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रभावी नाभिकीय बलों की प्रकृति होती है। याद रखना, प्रभावी नाभिकीय बलों की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रभावी जो नाभिकीय बल हैं, नाभिकीय बल का मतलब हो गया प्रबल आकर्षण बल। प्रबल कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। वैद्युत नहीं लगेगा, वैद्युत का मतलब तो हो गया कूलाम का, वैद्युत में तो लगेगा कूलाम का। क्वेश्चन नंबर 6, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या एवं परमाणु की द्रव्यमान संख्या में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल इसका। परमाणु की त्रिज्या r समानुपाती होती है, ये क्या है बताओ, आपकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगा देते हैं जिसको बोलते हैं r0 इंटू a⁻1/3। r0 बेटा एक नियतांक है, इसका मान आप याद रखना कितना होता है, 1.2 फर्मी मीटर। r0 की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बे। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU बराबर होता है, याद रखना, एक AMU किसके बराबर होता है, C612/12 यानी कार्बन परमाणु के 12वें भाग के बराबर होता है। तो आंसर क्या आएगा, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग क्या कहलाता है, AMU कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा तुल्य होती है। याद रखना, नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है वो किसके तुल्य होती है, नाभिक के द्रव्यमान के, गलत। नाभिक प्रोटॉन के द्रव्यमान के, गलत। नाभिक के द्रव्यमान के क्षति के। तो यहाँ से बेटा परिभाषा आसान वाली बनती है कि बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो नाभिक की जो द्रव्यमान क्षति होती है उसकी वजह से ही जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में बदल जाती है, कैसे, आइंस्टाइन के अनुसार। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दर्शाती है। नाभिक में प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या दर्शाती है, किसी नाभिक के स्थायित्व को। यहाँ आइए सवाल वैसे तो आगे मिलेंगे मेरे पास, प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसको बताती है, स्थायित्व को। तो स्थायित्व के लिए जो ऊर्जा होती है वो होगी मेरे पास लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास। किसके आसपास होगी, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास। जिसकी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास है
उसको स्थायी नाभिक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हीलियम की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होती है? हीलियम की बेटा एक ग्राफ है आपका, इस तरीके से आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ आता है प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा का। तो हीलियम के लिए याद रखना कितनी आती है, 7। और इसमें एक सवाल और ऐड कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी धातु के लिए होती है? सबसे ज़्यादा होती है आयरन के लिए। कितनी होती है? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हीलियम के लिए कितनी है? 7। और स्थायी नाभिक के लिए कितनी है? 8। तो सबसे ज़्यादा स्थायी नाभिक कौन सा होता है आपका? आयरन। याद रखना सबसे ज़्यादा जो होती है प्रति नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसके लिए है? आयरन के लिए। सबसे ज़्यादा स्थायी भी इसी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या 40 से 120 तक नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी मानी जाएगी? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में 40 से 120। तो 40 से 120 तक जिनकी द्रव्यमान संख्या होती है वो सारे के सारे नाभिक होते हैं आपके स्थायी। और मैंने बताया स्थायी नाभिकों की 8 से 8.75 यानी 8 के आसपास होगी। तो 8 के आसपास वाला ऑप्शन कौन सा? ये रहा। तो 8.5 हो जाता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12, किस नाभिक के लिए, देखो ये वाला सवाल आ गया, ये लोग, किस नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है? फटाफट से बताओ किसके लिए होगा, बताओ। मैंने बताया किसके लिए होता है? आयरन के लिए। तो आयरन ढूंढो इसके अंदर कहाँ है? Fe को ही आयरन कहते हैं। एटॉमिक नंबर 26 और द्रव्यमान संख्या कितनी? 56। ठीक है साहब। अगला सवाल, नाभिक का आकार होता है। नाभिक का आकार अभी देखो जस्ट पहले पढ़ चुके हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होंगे। अब देखो मजा आ जाएगा। किस में होता है बताओ नाभिक का आकार? 10⁻⁻10 मीटर, या ऑप्शन में लिखा हुआ होता है एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम वाला सही माना जाता, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है साहब। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो याद रखना न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आपके जेम्स चैडविक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वापस रिपीट क्वेश्चन, नाभिक का आकार बताओ। नाभिक का आकार का मतलब हो गया नाभिक की त्रिज्या 1/1/3 यानी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। बताओ कहाँ है ऑप्शन मेरे पास? 15वें में ये वाला ऑप्शन आएगा। कहाँ से? यहाँ से। क्या ये वापस रिपीट हुआ? बिल्कुल रिपीट हुआ। तो क्वेश्चन तो बेटा कम है, खत्म हो जाएंगे थोड़ी देर में ही। चैप्टर बहुत आसान है, नंबर लाना बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हैं हम एमसीक्यू की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात इसके अंदर नहीं है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा बस। संलयन प्रक्रिया उच्च ताप पर होती है, क्योंकि उच्च ताप पर, अब भैया सुनो, संलयन किसको बोलते हैं? संलयन प्रक्रिया किसको बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक, बड़ा स्थायी नाभिक बना लेते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? नाभिकीय संलयन कहते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब सुनो, संलयन अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है। अगला सवाल आता है संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्त बताइए। तो आवश्यक शर्त क्या है? इसको कराने के लिए उच्च ताप चाहिए और उच्च दाब चाहिए, यानी संलयन अभिक्रिया उच्च ताप और दाब पर ही संभव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाभिकों, सॉरी इसका आंसर तो कर लो यार। नाभिक विघटित हो जाते हैं, गलत। विघटन तो क्या कहलाता है? विखंडन। विघटित हो जाते हैं, गलत। आयनीकृत हो जाते हैं, गलत। नाभिकों को इतनी अधिक ऊर्जा मिल जाती है जो नाभिकों के बीच के प्रतिकर्षण बल को अतिक्रमित कर सके। प्रतिकर्षण बल को क्या कर सके बताओ? अतिक्रमित कर सके। और अतिक्रमित कर देगा तो ये दोनों जुड़ करके क्या बना देंगे? एक नया नाभिक बना देंगे। ठीक है साहब। नेक्स्ट आइए, जनक नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा E1 और 6 जात नाभिकों के लिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा कितनी है? E2। जनक नाभिक का मतलब जो स्टार्टिंग में नाभिक है उसके लिए तो बंधन ऊर्जा कितनी है बताओ आपके पास में? E1। और दूसरा क्या कह रहा है ये? और 6 जात नाभिकों के लिए बंधन ऊर्जा कितनी है? E2। तो इनमें से रिलेशन पूछे हैं उसने, E1 में और E2 में क्या रिलेशन होगा? तो याद रखना जिसका 6 जात हो जाता है, 6 जात का मतलब जो नाभिक का 6 हो गया, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी आपके पास में? ज़्यादा हो जाएगी। प्रति नाभिकीय ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, मतलब E2 की वैल्यू तो इसमें ज़्यादा होगी और E1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास? कम। कुछ तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, नाभिकीय अभिक्रियाओं की विशिष्टताओं में से एक यह है कि उनके विघटित या संलयित भाग में, याद रखना जब भी नाभिकीय विखंडन होगा या संलयन होगा तो कुल आवेश संख्या बदलती रहेगी। कुल आवेश संख्या क्यों बदलेगी? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है मान के चलो, और साथ में बहुत सारे पार्टिकल निकलते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया। तो इसलिए जो कुल आवेश है वो हमेशा क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। संलयन प्रक्रिया उच्च ताप पर होती है क्योंकि उच्च ताप पर, इसमें बेटा एक क्वेश्चन अंदर सा ये भी बनता है कि संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। तो याद रखना, संलयन अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो ये है कि यह प्रक्रिया उच्च ताप तथा उच्च दाब पर ही संभव है। नाभिकीय संलयन उच्च ताप तथा उच्च दाब पर ही संभव है। अब आते हैं इसका कि भाई उच्च दाब पर क्यों संभव है। इसमें पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर, उच्च दाब पर इसलिए होता है बेटा क्योंकि नाभिकों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है जो नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बल को अतिक्रमित कर देता है। प्रतिकर्षण बल को क्या कर देगा, वो अतिक्रमित कर देगा। यानी नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है, जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो याद रखना, सूर्य के अंदर होने वाली कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया है, तो सूर्य के अंदर होने वाली नाभिकीय अभिक्रिया है संलयन। और परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, परमाणु बम है विघटन पे। परमाणु बम किस पर है बेटा, विघटन पे। और हाइड्रोजन बम किस पर है, संलयन पर, क्योंकि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है। हाइड्रोजन और हीलियम की अभिक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है बेटा नेक्स्ट। नाभिकीय संलयन में उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय संलयन में उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। लो वही वाला सवाल आ गया भैया कि संलयन में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको क्या कहेंगे बताओ, यांत्रिक ऊर्जा नहीं, परमाणु ऊर्जा नहीं, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा नहीं, तो कौन सी बची बताओ, ताप नाभिकीय ऊर्जा। तो कौन सी कहलाती है, संलयन में उत्पन्न ताप नाभिकीय ऊर्जा। ताप क्यों, क्योंकि यह उच्च ताप पर होती है। तो उच्च ताप पर नाभिकीय ऊर्जा। क्लियर, बहुत ही जोरदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 कॉमन सवाल है, हर कभी उठ के आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक एएमयू का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक के तुल्य ऊर्जा होती है। तो याद रखना, एक एएमयू में कितनी ऊर्जा होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये भी मिल सकती है आपको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, किरणें नाभिकों के स्थायित्व के लिए। अब किरणें क्या है सर, किरणों को छोड़ो, कन्फ्यूजन नहीं होना है। नाभिक के स्थायित्व के लिए याद करो, ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। नाभिक के स्थायित्व के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है बताओ, कि प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वो नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। सबसे अधिक नाभिक स्थायी कौन सा है बोलो, आपका Fe। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? चलो इसमें ग्राफ देखते हैं। ये लो छोटा सा एक क्वेश्चन में बना देता हूँ आपको। ये मान लो प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा है और यहाँ हमने डाल दिया इस तरीके से ग्राफ। हमने लिखा एक नाभिक X यहाँ पर है, दूसरा नाभिक Y यहाँ पर है। बताइए दोनों नाभिकों में से कौन सा नाभिक ज़्यादा स्थायी है। ये क्या है, प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो बताओ प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसके लिए ज़्यादा है, X के लिए। और Y के लिए क्या है बोलो, कम। Y के लिए कम है और X के लिए ज़्यादा है। तो ज़्यादा स्थायी नाभिक कौन सा होगा आपके पास में, X, और Y क्या होगा, इसकी तुलना में A स्थायी नाभिक होगा। आगे बेटा बात समझ में नहीं आ गई? तो ये होते हैं हमारे MCQs ख़त्म। अब आते हैं हम लोग किस पर, फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो तैयार हो जाओ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत ही ज़ोरदार तरीके से। चलिए शुरू करते हैं, आओ। कार्बन परमाणु के कौन से हिस्से को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। मेरी एक बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने MCQs बहुत ही बढ़िया तरीके से देखे हैं तो आप देखोगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कार्बन परमाणु के कौन से हिस्से को बताओ, 12वें हिस्से को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक AMU एक एटॉमिक मास यूनिट में कितने ग्राम होते हैं। तो बेटा याद रखना, एक AMU का मतलब होता है 1.67 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये क्या है सर, बेटा ये प्रोटॉन पर द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान है। तो एक प्रोटॉन पर जितना द्रव्यमान होता है वही क्या होता है, एक AMU के बराबर होता है। तो अगर क्वेश्चन में किलोग्राम लिखा हुआ होता तो पावर कितनी आती है बताओ, यहाँ पर -27। बट आप देखेंगे यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्राम। तो ग्राम में 3 पावर और जोड़ दो, किलो की जगह कितनी लगा दूंगा मैं, किलो की जगह लगा दो 10 की पावर 3
3 कटेंगी 27 में से, कितनी बचेंगी 24, बचेंगी 24। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। यूनिट का ज़रा ध्यान रखना, ये ग्राम है या किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लिथियम 7, 4 बेरिलियम 8 परस्पर परमाणु कहलाते हैं। याद कीजिए चैप्टर का स्टार्टिंग। एक होता है समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। तो क्या कह रहा है, 3 समस्थानिक, अगर ये वाली संख्या समान होती नीचे वाली परमाणु क्रमांक तो कहलाते समस्थानिक, और अगर ऊपर वाली संख्या समान होती तो कहलाते समभारिक। लेकिन ये तो दोनों ही अलग अलग नज़र आ रही हैं। तो अपन देखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 7 में से 3 माइनस करो, कितने बचेंगे 4। 8 में से 4 माइनस करो, कितने बचे 4। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। आगे बात समझ में नहीं आ गई भाई, क्लियर है, बड़े ध्यान से देखते जाइएगा। अगला सवाल, 1 किलोग्राम द्रव्यमान डैश 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 जूल ऊर्जा के तुल्य होता है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। 1 किलोग्राम, जब भी आपको द्रव्यमान दे, जब भी आपको क्या दे दे बेटा, द्रव्यमान, कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, और पूछ के रहा है कितनी ऊर्जा के तुल्य है। ऊर्जा निकालनी है। द्रव्यमान दे के अगर आपसे ऊर्जा पूछता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, E बराबर एम इंटू में सी स्क्वायर, E बराबर एम इंटू में सी स्क्वायर। क्लियर है बेटे वाली बात। आप देखो E की वैल्यू एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, कि सर एम की वैल्यू दे रखी है 1 ग्राम। सी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कितनी होती है सी की वैल्यू बेटा, ये बता, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। किसका मान है ये मान है आपका सी का। अगला सवाल है 6 नंबर का, कि नाभिकीय बल की प्रकृति होती है। बेटा याद रखना, नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण। नाभिकीय बल कैसी प्रकृति का होता है, आकर्षण। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नाभिकीय बल डैश 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 पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता है बेटा, आवेश पर। आवेश का मतलब नाभिकीय बल लगता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। तो इन तीनों पर ही समान बल लगता है। नाभिकीय बल ये नहीं देखता कि प्रोटॉन प्रोटॉन पर ज़्यादा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर कम, नहीं, सभी पर कैसे लगेगा, समान लगेगा। देखो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल पागल बनाने वाला, कि नाभिकीय डैश 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 अभिक्रिया में प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। तो याद रखना ये कहानी किसके अंदर होती है, संलयन अभिक्रियाओं में ही होती है। तो नाभिकीय संलयन ही आएगा। बहुत सी बार आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में छुपा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाइड्रोजन बम में ड्यूट्रॉन तथा ट्राइटियम, ये लिखा हुआ, ड्यूट्रॉन तथा ट्राइटियम के मिश्रण का उपयोग होता है। हाइड्रोजन बम में किसका उपयोग करते हैं, ड्यूट्रॉन तथा ट्राइटियम। ये थोड़े अलग सवाल थे। अब बात करते हैं आइए अति लघुत्रात्मक सवालों की। मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो न्यूमेरिकल्स होंगे या अलग क्वेश्चंस होंगे वही मैं आपको बताऊंगा। बाकी एक बार स्क्रीन पॉज करके आप देखते जाएं, आपको बहुत फायदा होगा। आइए, नाभिकीय बल के 2 लक्षण बताइए। इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, 2 नाभिकों के द्रव्यमान संख्याओं के अनुपात क्या दे रखे हैं बेटा, द्रव्यमान संख्याओं के अनुपात, यानी A1 अनुपात A2 कितना दे रखा है, 1:3। तो क्या पूछ रहा है ये, उनके नाभिकीय घनत्व का अनुपात बताओ। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है बेटा ये। याद रखना, नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो नाभिक दुनिया में कोई सा भी हो, उन सब का अनुपात कितना होगा, 1:1 ही होगा। क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट, नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या में संबंध, बोलो ये कर चुके हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 जो कर चुके हैं वो नहीं बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4, बट आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 4, इस तरह का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ जाता है, बड़ा ध्यान से देखो। 2 नाभिकों के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात, द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात दे रखा है, मतलब A1 अनुपात A2 कितना दे रखा है, 1:8। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, त्रिज्याओं का अनुपात। हम जानते हैं कि जो त्रिज्या है वो समानुपाती होती है A⁴ के। तो समानुपाती का मतलब होता है R1/R2 बराबर A1/A2 की घात 1/3। अब बताओ A1/A2 कितना है आपके पास, 1/8। तो यहाँ लिखूंगा 1/8
की घात 1/3। अब बताओ 8 का घनमूल कितना होता है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2। तो ये हो गया R1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट, न्यूट्रॉनों की संख्या देख लीजिए, अच्छा सवाल है। किसी नाभिक में, देखो ये वाला सवाल देखो, किसी नाभिक की द्रव्यमान शक्ति डेल्टा m और उसकी ऊर्जा, मैं बता चुका हूँ ऊर्जा और द्रव्यमान में केवल एक ही संबंध है, E = mc², कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ लो सवाल, देखो टाइम खराब नहीं करेंगे, 8वां पढ़ लो, 9वां 10वां 11वां रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, 11वां भी रिपीट है, 12वां क्वेश्चन ज़रूर देख लें आप एक बार। यूरेनियम का जब बेटा विखंडन होता है तो उसमें क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन निकलते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है, कभी कभी 3 होती है, तो उनका औसत मान कितना आता है हमारे पास में, लगभग 2.5 लिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आप कर लें, 14 में भी कोई दिक्कत नहीं है। 16 देखो ये रहा, 16 सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 सवाल आ जाता है, रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, किसी तत्व के स्वतः विघटन की प्रक्रिया को रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। आगे बात समझ में नहीं आ गई। नेक्स्ट, इनमें इनको रीड कर लें बेटा आप जल्दी जल्दी, स्क्रीन पोस्ट करके फटाफट करते रहें। देखो ये वाला सवाल आ गया जो मैंने बताया था, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन के सापेक्ष अधिक कठिन है, क्यों। संलयन कठिन है, संलयन का मतलब हाइड्रोजन बम तगड़ा है, और एटॉमिक बम यानी नाभिकीय विखंडन कैसी है, आसान है। ये आसान क्यों है और ये कठिन क्यों है, ये कठिन इसलिए है क्योंकि इसको शर्त जो है वो क्या बताई मैंने, उच्च ताप और उच्च दाब का होना ज़रूरी है। तो नाभिकीय संलयन के लिए उच्च दाब का होना ज़रूरी है, तो ताप भी कितना होना चाहिए इसका, 10⁻7 केल्विन। बाकी ये क्वेश्चन आप एक बार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन आ गया वापस से एक नया न्यूमेरिकल, इसी तरीके का बनेगा। आओ, यदि एल्यूमिनियम 27 नाभिक की त्रिज्या 3.6 फर्मी मीटर है, एल्यूमिनियम की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.6, तो आयरन की त्रिज्या पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, आयरन की। अब बेटा मेरी बात ध्यान सुनना आप, त्रिज्या जब भी पूछे समानुपाती होगा 1/3। बताओ क्या दे रखा है आपको कि सर एक तो एल्यूमिनियम, दूसरा क्या है मेरे पास आयरन। एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है, इसकी दे रखी है सर 27, द्रव्यमान संख्या ए बराबर, इसकी कितनी दे रखी है, इसकी दे रखी है सर 125। ओके, ए दे रखा है आपको, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या, एल्यूमिनियम की त्रिज्या दे रखी है आपको R1, कितनी दे रखी है 3.6, क्या पूछ रहा है R2 पूछ रहा है। तो सिंपल लॉजिक क्या लगाएंगे बताओ कि सर R1/R2 बराबर A1/A2 की पावर 1/3। R1 कितना है 3.6, R2 पूछ रहा है, A1 कितना है 27, A2 कितना है 125 की घात कितनी कर दो 1/3। अब देखो बेटा सुनो ध्यान से, 3.6 बटे में R2 बराबर 27 का घनमूल 3 3 होती है 27, 5 25 पंजे 125। अब अगर R2 निकालना है, R2 को उधर ले जाओ, 5 को गुणा करो 3.6 से, 3 का भाग दे दो, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा वो। ठीक है बेटा। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन हैं आप इनको जरूर एक बार रीड कर लें। देखो क्वेश्चन ये त्रिज्य वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, इसको एक बार ट्राई करें, सॉल्यूशन दे रखा है देखें, मेथड अपना वाला लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ हो जाता है बेटा आपका ख़त्म। इसमें हम कह देते हैं थैंक्स कि सर बड़ा क्वेश्चन कौन सा करें, कुछ भी मत करो, एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया याद कर लो, एक विखंडन अभिक्रिया याद कर लो, बस। बाकी ये क्वेश्चन बहुत हैं आपके लिए नाभिक वाले चैप्टर में।